हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों हुंड का नियम। बहुत ही दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आइए, अगर दोस्तों इस वीडियो में अगर लास्ट तक आप बने रह गए तो इससे रिलेटेड जितना भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस नियमानुसार एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता है जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। यानी दोस्तों एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। इसी को हुंड का नियम कहते हैं। तो दोस्तों आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों अगर यस उपकोष की बात की जाए तो इसमें कक्षकों की संख्या कितना होता है? एक होता है। यानी कि दोस्तों यस उपकोष की अगर बात की जाए तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें दोस्तों अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है। पी में दोस्तों अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकता है और डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकता है और एफ में दोस्तों अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 हो सकता है। इसको दोस्तों याद रखिएगा। अब दोस्तों जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसके आधा कक्षकों की संख्या होती है। जैसे दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 कक्षक होगा। पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो दोस्तों 3 कक्षक हो जाएगा और डी में दोस्तों 10 इलेक्ट्रॉन है तो 5 कक्षक होगा और एफ में दोस्तों 14 इलेक्ट्रॉन है तो 7 कक्षक होगा। तो इतना पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए समझते हैं एग्जाम्पल इसके जरिए। जैसे दोस्तों अगर बात की जाए कि 3D6 के लिए दोस्तों अगर हमें भरना है तो डी में दोस्तों कितने कक्षक हो सकते हैं? तो 5 कक्षक हो सकता है। तो दोस्तों आइए 5 कक्षक बनाते हैं। 1 2 3 4 5 कक्षक हो गया। अब दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भरना है? 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। 1 2 3 4 5 फिर 6। इस आधार पर दोस्तों भरते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर इसके बाद दोस्तों डबल इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये आपका दोस्तों सही तरीका होगा। दोस्तों अगर इस तरह से भरेंगे, जैसे आइए समझने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 यानी कि दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 2 2 4 2 6। ये दोस्तों आपका गलत तरीका। हुंड का नियम इसमें लागू नहीं हुआ है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को दोस्तों क्या करेंगे? भरेंगे, इसके बाद डबल इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। हुंड का नियम यही कहता है। अब दोस्तों आइए दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे 3p5 के लिए 3p5 के लिए दोस्तों पी में कितने कक्षक हो सकता है? तो दोस्तों 3 कक्षक होगा। पी में दोस्तों कक्षकों की संख्या 3 हो जाएगा और कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 1 2 3 फिर 4 फिर 5। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? सही तरीका होगा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे दोस्तों 4f9 के लिए। अब दोस्तों एफ में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 14 और आधा कक्षक हो यानी 7 कक्षक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 7 कक्षक होगा। 1 2 3 4 5 6 यानी 7 कक्षक होगा। और दोस्तों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरना है? तो 9 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 फिर 9। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही तरीका होगा। तो इसी को दोस्तों हुंड का नियम कहते हैं। मतलब किसी उपकोष के कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही भर जाएगा तो फिर डबल इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। इसी को हुंड का नियम कहते हैं। अब दोस्तों आइए समझते हैं हुंड के नियम का उपयोग। मतलब हुंड के नियम से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले आइए यहाँ पर समझते हैं। इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वहाँ पर दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों मिटा रहे हैं। इसका दोस्तों उपयोग क्या क्या होता है, इससे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। तो दोस्तों जो पहला नंबर है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जानकारी मिलती है। कौन सी इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिलती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का हमें पता चलता है। अब दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अगर किसी भी कक्षक में दोस्तों अगर एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं पर है, तो उसी को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगर दोस्तों 3D6 के लिए अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखा जाए तो सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 यानी कि 4 है। तो दोस्तों इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोस्तों कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। और दोस्तों इसमें अगर देखा जाए 3p5 के लिए तो 1 है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोस्तों कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। और इसमें दोस्तों अगर देखा जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो सिंगल इलेक्ट्रॉन दोस्तों कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है। अब दोस्तों किसी भी उपकोष के किसी भी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित होगा तो वह अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। कौन सा गुण? अनुचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों अनुचुंबकीय क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं उसी को अनुचुंबकीय पदार्थ यानी अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये जितना भी है 3D6, 3D5, 4F9 ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ को अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों दूसरा हमें क्या पता चलता है? उपकोष के अस्थायित्व के बारे में पता चलता है। उपकोष के अस्थायित्व को व्यक्त करता है। उपकोष के अस्थायित्व को व्यक्त करता है। यानी दोस्तों अगर कोई भी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो सबसे ज़्यादा अस्थायित्व होगा, स्टेबल होगा। फिर आधा भरा हुआ है तो उससे कम, अपूर्ण भरा हुआ है तो उससे कम। यानी कि दोस्तों अगर स्टेबिलिटी का क्रम देखा जाए, पूर्ण पूरित कक्षक, पूर्ण पूरित कक्षक का सबसे अधिक, फिर अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक, फिर दोस्तों आपका हो जाएगा अपूर्ण कक्षक। जैसे दोस्तों आइए समझते हैं, जैसे मान लेते हैं 3D10 और 3D5 और 3D4। अब दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो सकता है। 10 होगा तो यानी कि पूर्ण रूप से कक्षक भरा हुआ है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल। आधा होगा तो उससे कम स्टेबल, और उससे भी कम होगा तो सबसे कम स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों स्टेबल हो जाएगा आपका 3D10 का, फिर इससे कम, फिर इससे कम। ये आपका स्टेबिलिटी का एक क्रम हो जाएगा। तो दोस्तों हुंड का नियम क्या होता है? किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। इसी को हुंड का नियम कहते हैं। और दोस्तों हुंड के नियम से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा। और दूसरा उपकोष के अस्थायित्व को भी यह व्यक्त करता है। अगर पूर्ण रूप से कक्षक भरा होगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, आधा भरा हुआ है तो उससे कम स्टेबल, और भी कम भरा हुआ है तो सबसे कम स्टेबल होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।